हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डीएसएस का चैप्टर यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम बोल्टेड कनेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो हम इसके सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो इसमें हमारे सिलेबस में पहला है टाइप्स ऑफ बोल्ट, यानी बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी बोल्ट के प्रकार पूछा है। और दूसरी चीज़ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बोल्ट, बोल्ट के लिए क्या क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं। अ टाइप ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, यानी बोल्टेड ज्वाइंट के कितने प्रकार होते हैं। स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड ज्वाइंट एज पर IS 800, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 800 जो है स्टील के लिए कोड प्रयोग करते हैं। इस कोड के अनुसार क्या क्या हमारी स्पेसिफिकेशन बोल्ट ज्वाइंट में होती हैं। और फेलियर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, यानी बोल्ट ज्वाइंट कहाँ कहाँ फेलियर होता है। एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, यानी बोल्ट ज्वाइंट के जो है क्या क्या एजम्पशंस हैं, क्या क्या थ्योरी, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसकी स्ट्रेंथ कैसे होती है, कितनी कहाँ कैसी स्ट्रेंथ होती है, इफिशियंसी यानी कि जो उसकी इफिशियंसी, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और डिजाइन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट फॉर एक्सियल लोड, लोडेड मेंबर, यानी एक्सियल लोड मेंबर के लिए इसका डिजाइन देखेंगे हम लोग। और नो स्टैगर्ड बोल्ट, स्टैगर्ड बोल्ट नहीं देखना है। तो हमारा सबसे पहले बात आती है बोल्ट। तो बोल्ट का प्रयोग रिवेट के स्थान पे करते हैं जहाँ वाइब्रेशन की संभावना नहीं होती। ये एक टेम्परेरी ज्वाइंट है, यानी कि बोल्ट भी एक तरह से रिवेट ही होता है, लेकिन इसमें एक इसमें हम लोग नट में जो है बोल्ट लगा के कस देते हैं। तो इसीलिए एक टेम्परेरी ज्वाइंट, यानी जब हमें आवश्यकता होती है तो हम जो है नट को खोल के निकाल ले, नट को खोल के जो है बोल्ट को खोल कर जो है नट को निकाल के जोड़ को ज्वाइंट को खोल सकते हैं। लेकिन रिवेट में क्या होता है कि रिवेट में हम लोग जो है एक बार लगा देने के बाद जो है रिवेट को हम निकाल दोबारा नहीं सकते, या फिर उसे हमें तोड़ना पड़ जाता है। तो यानी जहाँ पे वाइब्रेशन, यानी अगर हम बोल्ट में कस, एक बात और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग मतलब बोल्ट को लगा दे रहे हैं वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो हमारे जो नट जो बोल्ट होते हैं यानी कि जो बोल्ट होगा हमारा वो धीरे धीरे जो है ढीला पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग जो इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ वाइब्रेशन की संभावना नहीं होती है। बोल्ट पर निम्न भार आते हैं। तो बोल्ट पे क्या होता है, टेंशन आता है, शियर आता है, और शियर और टेंशन दोनों भी आ सकते हैं। आगे हमारा है कि एक बोल्ट को मुख्य रूप से टेंसाइल भार के लिए ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन बोल्ट पर सिर्फ टेंशन लोड नहीं आता, यानी कि जो हमारा बोल्ट होता है वो मुख्य रूप से जो हम लोग टेंशन भार के लिए, देखिए जिससे हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेट है, ऐसे एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है, हम इसको लेफ्ट जॉइंट द्वारा जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बीच में जो है ये होल है, इस होल में जो है हम लोग अपना जो है बोल्ट ए फिक्स कर दिए। तो बोल्ट फिक्स करने का मतलब कि यानी कि जितना हम इस बोल्ट को ऊपर से और मतलब जितना बोल्ट को हम कसते जाएंगे उतना ज़्यादा बोल्ट इसमें तो ये दोनों सतह तो आपस में पकड़ते जाएंगे, लेकिन जितना हम बोल्ट को कसेंगे उसमें टेंशन आता जाएगा। तो बोल्ट का जो मेनली डिजाइन किया गया था वो इसी टेंशन के लिए ही किया गया था। लेकिन जो है इस पर और शेयर भी आने लगा। तो शेयर कैसे आता है, तो आगे इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो हमारा आगे टॉपिक आता है कि बोल्ट। तो बोल्ट में क्या है, तो ये बोल्ट हमारा दिखा गया यहाँ पे, जो इस ये बोल्ट दिखा गया इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम लोग हेड कहते हैं। जैसा कि रिवेट में भी हम लोग जानते हैं इसे हेड कहा जाता है। और ये एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, यानी कि ये जो थ्रेड की एरिया यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं, इस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड यानी ANB कहते हैं। ANB का मतलब वो एरिया जहाँ पे हमारी ग्रिप कटी होती है, यानी कि जहाँ पे हमारा जो है ग्रिप ग्रिप हमारा, यानी कि नट को कस बोल्ट को जो है इसमें बोल्ट में जो नट को कसने के लिए हम लोग जो जो हमारी ग्रिप होती हैं, जो ग्रिप काटी जाती है उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और ये जो एरिया जहाँ पे हमारी ग्रिप नहीं कटी होती इसे हम लोग सैंक एरिया बोलते हैं। इसे ASB से दर्शाते हैं, यानी कि जो हमारा कभी भी हमारा जो ANB यानी कि एरिया ऑफ थ्रेड, जो थ्रेड का एरिया है वो 0.7 ASB के बराबर रखा जाता है, यानी कि संक एरिया के 0.78 के बराबर हम लोग जो है थ्रेड का एरिया रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है टाइप ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट में हमारे मेनली 3 बोल्ट हमें देख पढ़ने, यहाँ पे टर्न या फिनिश्ड बोल्ट, ब्लैक और अनफिनिश्ड बोल्ट, और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो हमारा जो टर्न या फिनिश्ड बोल्ट और ब्लैक और अनफिनिश्ड बोल्ट, जो ये दोनों बोल्ट होते हैं उसे हम लोग बियरिंग बोल्ट बोलते हैं। और जो हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है इसे फ्रिक्शन बोल्ट कहा जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे इसे जो है बेरिंग बोल्ट कहेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 प्लेटों को ऐसे लगाकर यहाँ पे 2 प्लेटों को जोड़ दिया, और प्लेटों के लिए हम लोग यहाँ पे जो है एक जो इसका हम लोग प्लेटों में जो है होल करते हैं, इस रिवेट ला मतलब प्लेटों में ऐसे जो हम लोग होल करते हैं बोल्ट लगाने के लिए। तो जब हम यहाँ पे बोल्ट को ऐसे मान लीजिए यहाँ पे बोल्ट लगा दिए इन दोनों साइड पे, अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल्ट लगा दिया है पूरा,
ये हमारा बोल्ट लग गया। और जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जब दोनों तरफ से हमारा फोर्स काम करेगा तो ये जो है इधर भागेंगे, ये प्लेट इधर भागेगी, ये प्लेट इधर, यानी ये दोनों प्लेट स्लिप करेगी और स्लिप करने की वजह से ये जो हमारा नट बीच में लगा है, दोनों तरफ से क्लीयरेंस आधा आधा है, ये क्लीयरेंस इधर का पूरा ऊपर के पूरा ऐसे गैप हो जाएगा, ये पूरा क्लीयरेंस, यानी हमारा बोल्ट इधर सर इस दिशा में भाग जाएगा और ये वाला जो बोल्ट है यहाँ पे आ जाएगा। यानी एक तरफ का तो पूरा एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ये एक तरफ का क्लियरेंस है, यानी जो ये एक तरफ का खाली स्थान है तो पूरा खाली रह जाएगा, लेकिन एक तरफ में जो जीरो क्लियरेंस हो जाएगा। तो जब जीरो क्लियरेंस होगा तो एक सतह और दूसरी सतह पे जो ये फोर्स लगने लगता है, जब दोनों सतह एक आपस में जब अलग अलग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं बोल्ट है और यहाँ पे प्लेट है, यानी कि तो अलग अलग सतहों पे जो काम करता है, इसे हम लोग बियरिंग करते हैं। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग भी एक तरह का एक्सियल फोर्स होता है, किंतु बियरिंग जब दो मेंबरों के बीच में जो है एक्सियल फोर्स काम करने लगता है तो हम लोग इसे बियरिंग बोलने लगते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बीच में है, जो बीच में है, तो बीच में हमारा जो है प्लेट इधर, ये नट इधर भाग, जो हमारा जो यहाँ पे बोल्ट लगाए, बोल्ट कटने की कोशिश करेगा, इधर कटने की कोशिश करेगा और आधा इधर, यानी कि हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा फिगर में। ऐसा मान लीजिए यहाँ से कट, अगर कट गया तो एक कट के इधर इधर एक कट के चला जाएगा और एक जो बोल्ट है इधर कट के चला आएगा प्लेट पर से, यानी नीचे से इस नीचे का जो है इधर कट के चला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से जो है इन सतहों, यानी इन सतहों के द्वारा क्या हो रही है, बियरिंग। तो बियरिंग के द्वारा जो है यहाँ पर बियरिंग और शेयरिंग, यहाँ पर तो शेयरिंग होगी, लेकिन जो हमारा बियरिंग के द्वारा जो है ये बोल्ट जो है हमारे यानी ब्लैक बोर्ड और फिनिश्ड बोर्ड, ये दोनों बोर्ड जो है इस सतहों की बियरिंग के द्वारा जो है हमारे टेंस, यानी जो इस पर लोड लगता है उसको जो है लोड को लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे बियरिंग बोल्ट कहते हैं। और आगे हम देखते हैं हमारा फ्रिक्शन बोल्ट। तो फ्रिक्शन बोल्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लग गया, तो इसमें जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है, तो इसमें जो हम लोग जो इसकी मतलब जो इसमें ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। इसको हम लोग ऐसे नट को लगा के, यहाँ पे मान लीजिए हमारा हेड है, यहाँ पे हम लोग नट को लगा के पूरी तरह से बहुत ज़्यादा कस देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा इसको टाइट कर देते हैं तो इन टाइट कर देने के बाद इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब इसमें स्लिप कंडीशन नहीं बनती है, थोड़ा भी स्लिप नहीं होगा और ये पूरी तरह से एक दूसरे को जो है पूरी तरह से दबा, मतलब पूरी तरह से दोनों एक दूसरे में फ्रिक्शन आने लगेगा, यानी घर्षण होने लगेगा, जिसकी वजह से जितना भी हम लोड इस पर लगाएंगे वो लोड जो है इस फ्रिक्शन के द्वारा ही पूरा लोड जो है सहन कर दिया जाएगा। और जब इस पर जितना ज़्यादा हम लोग इतना ज़्यादा कसेंगे इसको, उस पर इतना ही ज़्यादा जो है टेंशन आता है, नट जो हमारा बोल्ट होता है उस पर टेंशन आने लगता है। और इन दोनों सतहों के बीच जो है पूरी तरह से जो है एक दूसरे सतह जो बहुत ज़्यादा जो है हाईली दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से जो हमारा जितना भी फोर्स, यहाँ पे हमारा फोर्स जो पी लग रहा है, इस सबको यहाँ पे जो है मतलब इस फ्रिक्शन के द्वारा ही वहन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट यानी HSFG जो होता है वो जो है फ्रिक्शन बोल्ट होता है। आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं टर्न्ड ब्लैक बोल्ट के बारे में, यानी टर्न्ड या फिनिश्ड बोल्ट के बारे में। तो पहले हम बात करें फिनिश्ड बोल्ट क्या होता है। तो फिनिश्ड बोल्ट मतलब होता है कि ऐसा बोल्ट जिसकी जो फिनिशिंग बहुत स्मूथ की गई है, यानी कि ये जो इसका सरफेस होता है, बाहरी सरफेस, ये थोड़ा भी खुरदुरा ना हो, पूरी तरह से स्मूथ हो। और अनफिनिश्ड का मतलब होता है जो इसकी या ब्लैक बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी जो सतह थोड़ा सा खुरदुरी होती है, थोड़ा खुरदुरी होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनफिनिश्ड बोर्ड। आगे हम लोग देखते हैं इसमें बहुत कम, यानी 0.15 से 0.5 तक टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस जिसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस, यानी कि अगर जो हमारा फिनिश्ड बोल्ट है, तो फिनिश्ड बोल्ट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने बहुत कम जगह यहाँ पे दिया, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जो है हम लोग इसका होल कर रहे हैं, इसका जब होल करेंगे तो ये होल बहुत ही कम, यानी कि 0.15 से 0.5 तक ही ज़्यादा जो है नट्स, मतलब जो हमारा बोल्ट होगा उससे बहुत कम जो है, बहुत कम क्लियरेंस रखते हैं। तो क्योंकि ये फिनिश होता है, फिनिश होने की वजह से बहुत आराम से जो है इसमें इस होल में जो है बहुत आराम से लग जाता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा अगर अनफिनिश्ड बोल्ट रहता, तो अनफिनिश्ड बोल्ट में क्या होता है कि उसकी सतहें खुरदुरी होती हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए होता है अनफिनिश्ड बोल्ट के लिए। लेकिन जबकि जो फिनिश्ड होता है उसके लिए टॉलरेंस यानी क्लियरेंस जो होता है वो बहुत कम चाहिए होता है। आगे हम इसका प्रयोग नो स्लिप कंडीशन में करते हैं, यानी कि जब हमारा टॉलरेंस, यहाँ पे देखिए टॉलरेंस जो हमारा है, यहाँ पे जो टॉलरेंस यानी कि क्लियरेंस जो दिया गया वो बहुत कम है। तो जब इतना कम क्लियरेंस रहेगा तो अगर इस पर थोड़ा बहुत स्लिप भी होगा, ऐसे प्लेट अगर
प्लेट ऐसे मान लीजिए एक प्लेट इधर खिसक गई, एक प्लेट इधर खिसकने की कोशिश भी करेगी तो उसके बीच में इतना कम गैप होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो स्लिप कर रहा है। तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है नो स्लिप कंडीशन के लिए करते हैं। और इस पे जो है डायनेमिक इसका प्रयोग डायनेमिक लोडिंग के लिए करते हैं। यानी कि डायनेमिक लोडिंग का मतलब ये होता है कि एक लोडिंग जो है मतलब एक स्टैटिक लोडिंग है, तो स्टैटिक लोडिंग का मतलब धीरे धीरे लोड का बढ़ना, और डायनेमिक लोड का मतलब अचानक लोड का जो है बढ़ जाना। तो जो अचानक में जो ज़्यादा लोड लगता है उसे हम लोग डायनेमिक लोड कहते हैं। तो इसका प्रयोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे डायनेमिक लोड आएगा। आगे देखते हैं ब्लैक और अनफिनिश्ड बोल्ट। तो ये जो है हेक्सागोनल या फिर स्क्वायर शेप में पाया जाता है। इसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इसका प्रयोग टेम्परेरी फास्टनर, यानी टेम्परेरी फास्टनर का मतलब कि टेम्परेरी जोड़ों, मतलब हम फिनिश्ड बोल्ट का ऐसी जगह प्रयोग करते हैं कि मतलब अपना जो उसको बोल्ट के नट से टाइट कर दें और कुछ दिनों तक उसको चलाएं। लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो टेम्परेरी यानी कुछ ही दिन के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है इसका डिजाइन जो है M20 M24 एक्सेट्रा में करते हैं। यानी कि M20 यहाँ का मतलब यहाँ हो गया एम का, यहाँ पे M20 से मतलब हो गया कि जो हमारा जो ये बोल्ट है, बोल्ट का जो डाया है, इस बोल्ट का जो डाया यानी कि जो जितना भी M20 24, अगर 20 है तो यानी कि इसका डाया 20 mm है, और 24 है तो इसका डाया 24 mm है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और जनरली जो हम लोग बोल्ट यूज करते हैं वो जो इसका प्रॉपर्टीज़ होता है 4.6 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह 4.6 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। अब आगे हमारा आता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जिसको हम लोग HFG कहते हैं। तो यह फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा लोड को प्रतिरोध करता है। यानी कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा नट को टाइट कर देंगे तो जिसकी वजह से दोनों प्लेटों के बीच बहुत अधिक घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से कितना भी हम लोड लगाएंगे वो सारा लोड जो है फ्रिक्शन के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। और आगे डिजाइन, यानी इसका जो डिज़ाइन होता है नॉर्मली जो इसकी क्लासेस होती हैं वो 8.8 होता है और 10.9 क्लास। तो जो 10.9 क्लास का हमारा बोल्ट होता है उसका FUB यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो जो है 1040 मेगा पास्कल होती है। और एफ वाई बी का मतलब होता है अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। एक हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बोल्ट की, और एक अल्टीमेट, यानी अल्टीमेट नहीं कह सकते इसको, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बोलते हैं। जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FYB दिया है इसका मान जो है 940 मेगापिक्सल होता है। यानी यील्ड स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर लें कि यील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ होती है कि उससे अधिक हम लोग लोड लगा देने पर, यील्ड स्ट्रेंथ से अधिक लोड लगा देने पर जो हमारा कोई भी प्लेट हुआ चाहे बोल्ट हुआ वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देता है। यानी कि वह पॉइंट जहाँ मतलब इलास्टिसिटी को खोने का मतलब, यदि हम लोग लोड लगा के फिर वापस हटा रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन में जो है नहीं आएगा। अगर हम उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड लगा दिए तो लोड हटाने पर वह पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगा, और इससे कम लोड लगाने पे वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो अगला हमारा है, तो अगला पॉइंट है कि यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। यानी कि जो हमारा HSFG जो बोल्ट होता है ये मीडियम कार्बन स्टील का जो है बना होता है। अगला हमारा देखिए नोट पॉइंट क्या, स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो है HSFG बोल्ट होता है। यानी कि सबसे अच्छी, यानी कि सबसे अच्छा होता है। इसकी ग्रिप बहुत मजबूत, ग्रिप इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। हम अगर बोल्ट को कसते जाएंगे तो इसका बोल्ट स्पेशल जगह, इसको जो प्रयोग करने के लिए हम लोग स्पेशल इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। यानी स्पेशल इक्विपमेंट द्वारा इसे कसा जाता है और इसे बहुत ज़्यादा टाइट किया जाता है इस बोल्ट को। इसमें जो है थोड़ा भी हमारा बियरिंग और शेयरिंग के चांसेस नहीं होते। इसमें ये जब भी फेल होगा ये हमारा टेंशन में फेल होता है, हमारा जो HSFG बोल्ट होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं डायमीटर ऑफ होल। तो देखिए इसमें हम लोगों ने रिवेट में पढ़ा है कि अगर हमारा जो नॉमिनल साइज, अगर जो हमारा डाया यानी कि जो रिवेट का डाया होता है अगर 25 mm तक या उससे कम है तो हम उसमें 1.5 जोड़ के जो डाया ऑफ होल निकाल लेते हैं, या फिर ग्रोस डाया निकालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें अगर 12 या फिर 14 है तो यानी 14 तक अगर है तो उसके लिए हम लोग उसमें एक ऐड करते हैं। यानी कि अगर नॉमिनल, यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉमिनल डाया यहाँ पर हमारा जो है यहाँ आप देख सकते हैं अगर नॉमिनल डाया जो हमारा अगर 12 या फिर 14 है तो 12 है तो उसके लिए 13 करेंगे, और 14 हो तो उसके लिए 15। और जब हमारा 14 से अधिक यानी 15 नहीं होता है, अगर 14 से अधिक यानी 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, तो वहाँ पर हम लोग
दो दो mm में हमेशा दो दो mm बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो हमारा डाया होता है, होल का डाया होता है, उसमें दो दो mm बढ़ाते हैं। और जब हमारा यही अगर 30 से अधिक हो गया, जब यानी यानी कि जब यही 24 से अधिक यानी 24 से अधिक हो गया, यानी 30 हो गया, 36 हो गया, तो वहाँ पे हम लोग 3-3 mm जो है इसके डाया को, होल के डाया को जो 3 mm हम लोग बढ़ा के लेते हैं। यानी कि हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि 12 है तो 13 ले रहे हैं, 14 है तो 15, 16, 20, 24 है तो इन सब के लिए 2-2 यानी 18, 22, 26 ले रहे हैं। और 30 या फिर 36 है तो इसके लिए 30 के लिए 33 यानी कि 3-3 mm हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा 1 mm बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 mm, और यहाँ पे हमारा 3 mm बढ़ जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा था टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो बोल्टेड जॉइंट जैसे जिस प्रकार से रिवेट में लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता है, उसी तरह से इसमें भी जो है लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लैप जॉइंट हमारा दिखाया गया है फिगर में कि जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख कर, जो एक प्लेट को दूसरे ऊपर लैप करा यानी ओवरलैप यानी चढ़ा कर जो है हम लोग इसमें बोल्ट यहाँ पे छिद्र करके बोल्ट लगा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। और जब यहाँ पे बट जॉइंट में क्या होता है कि दो प्लेटों के सिरों मिलाकर, सिरों को एक साथ रख कर, और यहाँ पर जब दोनों को ऐसे यहाँ पर दो सिंगल कवर या फिर डबल कवर लगा के जब बोल्टिंग कर दी जाती है, तो उसे हम लोग बट जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप देख लेते हैं। तो जो हमारा लैप जॉइंट होता है, तो इसमें हमारा यहाँ पे जो दिखाया गया है ये सिंगल लैप जॉइंट दिखाया गया है। यानी कि इस सिंगल लैप जॉइंट का मतलब कि इसमें एक ही बोल्टिंग की गई है। अगर वही डबल हो जाता तो यहाँ पे दो बोल्ट लगे होते हैं, यानी कि डबल अगर कर देता तो यहाँ पे हमारा ऐसे इस जॉइंट में जो है यहाँ तक जॉइंट बढ़ जाता, और इसमें जो है एक यहाँ पे बोल्ट लगा होता और यहाँ यानी डबल, तब हमारा सिंगल बोल्ट लैप जॉइंट है, और ये हमारा जो हो जाता है डबल लैप जॉइंट हो जाता है। इस तरह से अगर हम लोग 3 लगा दिए तो ट्रिपल हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में सिंगल कवर बट जॉइंट, यानी सिंगल यानी एक ही कवर लगा है तो सिंगल हो जाएगा, और दोनों तरफ से हम लोग कवर यहाँ पे लगा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है डबल कवर बोल्टेड जॉइंट हो गया है। देखिए कह रहा है कि सिंगल एंड डबल कवर बट जॉइंट में दोनों में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, जबकि लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, यानी इसेंट्रिसिटी होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंगल और डबल कवर बट जॉइंट में दोनों में इसेंट्रिसिटी का मतलब यह होता है कि जब कोई भी लोड लगता है, यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे एक कॉलम बना है, यहाँ पे ये देखिए फाउंडेशन, यहाँ पे कॉलम है, यानी कि जब इस पर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलम है, इस पर जब हम लोड लगा रहे हैं, ऐसे जब लोड लगा रहे हैं तो इसके जो साइड्स यानी कि इसके केंद्र से हटकर एक लोड कार्य करने लगता है। तो इस जो ये जो लोड यहाँ पर काम कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो हम हमेशा देख रहे हैं कि सिंगल या डबल कवर बट अगर बट जॉइंट है तो दोनों में इसेंट्रिसिटी का मान 0 रहता है, यानी कि उसमें जो है कोई साइड से कोई बल जो है उस पर कार्य नहीं करता। जबकि जो लैप जॉइंट होता है उसमें साइड से, यानी कि हमने अभी लैप जॉइंट में यहाँ पर देखा था कि लैप जॉइंट में हमने शुरू में ही देखा था कि यहाँ पे जो प्लेटें थी यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए होल हुआ है, तो ये होल में यहाँ पे जब बोल्ट हम लोग लगा दिए थे, तो हमारा जो ये साइड से भाग रहा था, यानी साइड यहाँ पर जा रहा था और ये भी यहाँ जा रहा था, यानी कि इस पर ऐसे कार्य जो कर रहे थे उसके अलावा भी जो है हमारा साइड से कार्य कर रहा था, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी कि जो बगल से कार्य करता है बल। आगे देख रहे हैं, देखिए सिंगल कवर बट जॉइंट की तुलना में डबल कवर बट जॉइंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी कि जाहिर सी बात है सिंगल कवर बट जॉइंट जो होता है उससे ज़्यादा एफिशिएंस तो देगा ही डबल कवर बट जॉइंट। आगे कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टिंग, यानी बोल्टिंग की क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखते हैं। मिनिमम पिच जो है 2.5 डी। तो यहाँ पे जो हम लोग डी वहाँ पे रखते थे वो ग्रॉस डाया था, लेकिन यहाँ पे जो डी है हमारा ये नॉमिनल डाया, यानी डी नॉमिनल हम लोग कर सकते हैं, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बोल्ट की डाया उसको डी से दिखाते हैं, और जो यहाँ पे डायाफोल होता है उसको डी नॉट से, यानी डी नॉट से हम लोग डायाफोल को शो करेंगे, और जो यहाँ पर हमारा डी है ये हमारा जो है बोल्ट का डाया शो करेगा। तो हमारा कभी भी पिच का मान जो है मिनिमम पिच का मान वो 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए। तो हम पिच क्या होती है, पिच हमारा होता है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेट है, यहाँ पे हमने ऐसे रिवेट लगा दिए हैं ऐसे, तो हमारा यहाँ पे जो इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि दो बोल्टों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी जो फोर्स है, देखिए यहाँ पे इन सब चीज़ों मतलब
पिच वगैरह, गेज डिस्टेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे हम बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा ही बस इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बोल्टों यानी कि दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स, यानी कि फोर्स की दिशा के पैरेलल जब हमारे दो दो बोल्टों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। और यही जब जो वर्टिकल यानी कि जो हमारा फोर्स है उसके परपेंडिकुलर दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग गेज डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम हमारी पिच होती है वो 2.5 डी से हमारी, यानी कि बोल्ट के नॉमिनल डायस से 2.5 गुने से जो है कम नहीं, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम पिच, तो मैक्सिमम पिच टेंशन के केस में 16 टी जो होता है प्लेट की थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यानी जो पतली अगर कोई पतली प्लेट तो उसकी जो थिन जो मतलब पतली प्लेट की जो मोटाई है उसके 16 गुना या फिर 200 इनमें से जो कम होता है वह लेनी चाहिए। और कंप्रेशन में 12 टी यानी और 200 में जो कम होता है वो लेना चाहिए। अगर टैकिंग रिवेट के केस में जो पिच का मान होता है वो 32 टी या फिर जो है 300 में जो कम होता है वो रखते हैं। और टैकिंग रिवेट के केस में जब प्लेट जो है डायरेक्ट वेदर के संपर्क में, यानी इधर जो हमारा डायरेक्ट अगर वेदर के संपर्क में नहीं है तो हम लोग उसके लिए 32 टी और 300 में से जो कम होता है रखते हैं पिच का मान, मैक्सिमम पिच का मान। और टेकिंग रिवेट के केस में ही जब प्लेट जो है डायरेक्ट वेदर के संपर्क में होती है यानी कि खुले में